हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फास्फोलिपिड के बारे में। फास्फोलिपिड का 60 नोट आ सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, और साथ में इसके अलग अलग एग्जाम्पल भी 60 नोट के तरह पूछे जा सकते हैं। चलो पढ़ते हैं फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड क्या होता है? ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल या स्फिंगोसिन प्लस फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन बेस नहीं होगा, क्या बना होता है। तो फास्फोलिपिड पे 60 नोट आएगा, तो आपको लिखना होगा फास्फोलिपिड का कंपोजिशन और एग्जाम्पल। फास्फोलिपिडिया, ठीक है। फास्फोलिपिड ये 60 नोट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फास्फोलिपिड फास्फोलिपिड कैसे किसका बना होगा? फैटी एसिड होगा प्लस ग्लिसरॉल और स्फिंगोसिन प्लस फास्फोरस होगा प्लस नाइट्रोजन बेस हो भी सकता है, नाइट्रोजन बेस नहीं भी हो सकता है। नाइट्रोजन बेस होगा तो नाइट्रोजन बेस फास्फोलिपिड कहलाएगी, नाइट्रोजन बेस नहीं होगा तो नाइट्रोजन बेस फास्फोलिपिड नहीं कहलाएगी। तो इसका भी डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन बेस पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में लास्ट में पढ़ेंगे नॉन नाइट्रोजनस बेस। तो देखो, ग्लिसरॉल और स्फिंगोसिन। ग्लिसरॉल मेनली क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है स्फिंगोसिन। जो स्फिंगोसिन होता है वो स्फिंगोमाइलिन का एक एग्जाम्पल है उसका। इसमें क्या होता है? जो स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड जब जुड़ा होता है एमाइड लिंकेज द्वारा, तो उसे कहते हैं सेरामाइड। क्या कहते हैं? सेरामाइड। और अगर उसमें फास्फोरस के साथ में कोलिन आके जुड़ जाए तो उसे कहेंगे स्फिंगोमाइलिन। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर करके चलना कि अगर आपके पास फैटी एसिड हो, उस पर आके जुड़ जाए स्फिंगोसिन, तो इसे क्या कहते हैं? सेरामाइड। क्या कहते हैं? सेरामाइड। सेरामाइड सेरामाइड माइड क्यों कहें? क्योंकि एमाइड लिंकेज से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? एमाइड लिंकेज से। ध्यान देना, फैटी एसिड और स्फिंगोसिन एमाइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं। एमाइड लिंकेज यहाँ पर लिख देते हैं, लिख भी लेना वरना भूल जाओगे। बाई एमाइड लिंकेज, बाई एमाइड लिंकेज। और अगर इसमें देखो फैटी एसिड, देखो जो स्फिंगोसिन होता है इसमें भी 3 बाइंडिंग साइट होगा। एक पे देखो, अगर इस पे फास्फोरस के साथ में आके जुड़ जाए कोलिन, तब ये क्या बन जाता है? स्फिंगोमाइलिन। क्या बन जाता है? स्फिंगोमाइलिन। तो इतना आप यहाँ पर याद रखिए। अभी फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन को सेरामाइड कहते हैं। बाईएमाइड लिंकेज होगा। अगर इस पे फास्फोरस और कोलिन आके जुड़ जाए, फास्फोरस यहाँ से जुड़ेगा, फास्फोरस से जुड़ेगा, इधर एक तरफ कोलिन रहेगा। जब फास्फोरस कोलिन से जुड़ जाए तो स्फिंगोमाइलिन कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब हम फंक्शन डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या है आखिर फास्फोलिपिड का। फंक्शन के बाद में हम एग्जाम्पल एक एक करके पढ़ेंगे और उनका कंपोजिशन कैसे होते हैं, क्या उनसे डिजीज हो सकती है उनके डिफेक्ट होने से, और क्या वो करते हैं। ठीक है, तो डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, फंक्शन देख लेते हैं फास्फोलिपिड का। तो फंक्शन आप सबको बहुत चीज़ें तो याद ही होगी, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई बायो मेम्ब्रेन तो बनाता ही है, फास्फोलिपिड तो होता ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो पहला नंबर तो यही हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाता है, जैसे साइटोक्रोम P450। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड में भी हेल्प करता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। साथ में नर्व ट्रांसमिशन करवा, जैसे कि स्फिंगोमाइलिन तुम्हारा माइलिन शीथ बनाता है तो ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा। और ट्रांस मेथाइलेशन भी करवाता है। इसका ये कौन काम करता है? लेसिथिन। वहीं पर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड करवाता है, जैसे लाइपोप्रोटीन। रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी करवाता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने से भी बचाता है हम सबको। तो इस पे लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ये क्या करवाता है? डिटॉक्सिफिकेशन किसके द्वारा? साइटोक्रोम P450 द्वारा। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड में हेल्प करता है। अगला क्या है, मतलब ये क्या करता है? सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन
स्ट्रक्चर एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें हेल्प करता है, और साथ में ये रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल करवाता है, नर्व ट्रांसमिशन करवाता है, ट्रांसमेथाइलेशन करवाता है। तो अगला इसका हो जाएगा नर्व ट्रांसमिशन, ट्रांसमेथाइलेशन, ट्रांसमेथाइलेशन में हेल्प करता है, और ये रिवर्स ट्रांसपोर्ट करवाता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का, रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करता है फास्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल में। और लाइपोप्रोटीन क्या कराती है, एक इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड कौन करवाएगा, लाइपोप्रोटीन। तो ये कुछ फंक्शन हो गए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं। कि फंक्शन हो गया खत्म, आप लोग नोट करते जाइएगा जिससे सिर न लगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स को देखो, हम एक एक करके पढ़ रहे हैं, एक साथ नहीं बता रहे हैं, एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो एक एक करके उसका फंक्शन क्या है, कंपोजिशन क्या होता है, ये सब बताए चल रहे हैं। आप लोग लास्ट में क्या कीजिएगा, एक साथ लिख के आप लोग याद कर सकते हैं कि कितने कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वहाँ पे लिखने के लिए। तो उसका ट्रिक भी हम बना देंगे, तो आप लोग परेशान मत होइए। जो सिंपलेस्ट फास्फोलिपिड होती है वो होती है फास्फाटिडिक एसिड। क्या होती है, फास्फाटिडिक एसिड। तो पहला एग्जाम्पल आ गया फास्फाटिडिक एसिड का। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है क्या है, फास्फाटिडिक एसिड। ये क्या होती है, सिंपलेस्ट, सबसे ज्यादा सिंपल क्या है, यही है, सिंपलेस्ट है। इसमें क्या देखो, हर चीज में तुम्हारे क्या होगा, दो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कॉमन होगा। स्फिंगोमाइलिन को छोड़ के, स्फिंगोमाइलिन के अलग ही एग्जांपल होगा, इसमें स्फिंगोसिन होता है ग्लिसरॉल की जगह पे। और सब जगह क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा, दो फैटी एसिड होंगी, ग्लिसरॉल होगा, दो फैटी एसिड होगी, और एक फास्फोरस से लगा हुआ कोई कंपाउंड होगा जो कि थर्ड वाले पे जुड़ा होगा। जैसे ग्लिसरॉल का आप स्ट्रक्चर कैसे जानते हैं, CH2OH, CHOH, CH2OH, CH2OH, ठीक है, ये ऐसे होता है। तो एक जगह H2O निकाल के एक फैटी एसिड जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा, दूसरा फैटी एसिड यहाँ पे जुड़ेगा, और तीसरे पे फास्फोरस, साथ में कोई ग्रुप लगा होगा। ऐसे ही हर जगह जितने भी एग्जाम्पल आएंगे ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ और अगले में नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो फास्फोरस के साथ में अदर ग्रुप जुड़े होंगे, तो ये फास्फेटिडिक जो एसिड होता है, जो फास्फेटिडिक एसिड होता है, उसमें केवल फास्फोरस ही जुड़ा होता है, उसमें केवल फास्फोरस जुड़ा होता है, कोई और अदर ग्रुप जुड़ा नहीं होता है। यहाँ पर केवल फास्फोरस ही होगा, ठीक है, कोई अदर ग्रुप जुड़ा नहीं होता। ये तुम्हारा फास्फेटिडिक एसिड है, क्या है, सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपल यही है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल होगा आपका, दूसरा एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फास्फेटिडिल कोलिन, जिसे लेसिथिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फेटिडिल कोलिन लेसिथिन। देखो इसमें ग्लिसरॉल, वही ये ग्लिसरॉल तो होगा इसमें, एक क्या होगा, ग्लिसरॉल प्लस दो फैटी एसिड होंगे जो इसे जुड़े होंगे इससे, और उसके बाद में एक फास्फोरस आएगा, और फास्फोरस के साथ में कोई, यहाँ पे फास्फोरस जुड़ेगा और उसके साथ में कोई कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड होता है वो कोलिन होता है। क्या होता है, कोलिन, इसलिए इसका नाम पड़ा फास्फेटिडिल कोलिन। तो यहाँ पे कोलिन आएगा, जुड़ेगा। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया। अब जो फंक्शन जो इसका होता है वो तुम्हारा पल्मोनरी सर्फेक्टेंट में होता है। तब अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पल्मोनरी सर्फेक्टेंट होते हैं क्या होते हैं, और उनमें उनका कंपोजिशन क्या होता है। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का अगर ना होंगे तो कौन सी डिजीज होगी। तो देखो अब इसमें पढ़ना है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट।
पल्मोनरी सर्फेक्टेंट ऐसे सरफेस पे काम करने वाले सब्सटेंस होते हैं जो मैचुरेशन ऑफ लंग में हेल्प करते हैं। सरफेस एक्टिव लाइपोप्रोटीन हो गई, जैसे कि फास्फोलाइपोप्रोटीन फाउंड बाय एल्वेओलर सेल। तो जो सरफेस, अगर हम डिफिनेशन को पूछने के सर्फेक्टेंट क्या बताओगे तो सरफेस एक्टिव लाइपोप्रोटीन फाउंड बाय एल्वेओलर सेल। इसका क्या लिखोगे? सरफेस एक्टिव लाइपोप्रोटीन या फास्फोलिपिड, फास्फोलाइपोप्रोटीन का फास्फोलाइपोप्रोटीन फार्म्ड बाय द एल्वेओलर सेल, जो एल्वेओलर सेल द्वारा ही बनती है, फार्म्ड बाय एल्वेओलर सेल। तो ये सर्फेक्टेंट का हो गया। अब हम इसका कंपोजिशन देते हैं कि कंपोजिशन कौन कौन हेल्प करते हैं सर्फेक्टेंट की तरह। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको रफ कर देते हैं। देखो, कंपोजिशन ऑफ सर्फेक्टेंट, आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कंपोजिशन में क्या होगा? डाईपाल्मेटोइल फास्फेटिडिल कोलिन यानी DPPC, डाईपाल्मेटोइल फास्फेटिडिल कोलिन 40% होगा, 40% अदर फास्फोलिपिड होंगे, 5% सरफेस प्रोटीन ABCD होगा। सर्फेक्टेंट प्रोटीन ABCD होगा। कोलेस्ट्रॉल भी क्या होगा? 5% होगा। तो इसमें डाईपाल्मेटोइल सबसे ज़्यादा सबसे मेन रोल कौन करेगा? डाईपाल्मेटोइल कोलिन, ठीक है, डाईपाल्मेटोइल कोलिन, डाईपाल्मेटोइल फास्फेटिडिल कोलिन, फास्फेटिडिल कोलिन से DPPC से याद रखना, ये कितना होगा? 40%। अदर फास्फोलिपिड 40%, कोलेस्ट्रॉल 5%, सर्फेक्टेंट प्रोटीन ABCD ये मिला के कितना होगा? 5%, ठीक है, यानी कि SPABCD। यहाँ पे SP इनका जो नाम लिखोगे वैसे होता है SPA, यानी कि सर्फेक्टेंट प्रोटीन ए। जब आप लिखा देखेंगे तो ऐसे लिखा देखेंगे SPA, SPB, SPC, SPD ऐसे लिखा देखेंगे। तो अदर फास्फोलिपिड कितना होगा? 40%। डाईपाल्मेटोइल फास्फेटिडिल कोलिन कितना है? 40%। तो मेनली जो मेन रोल प्ले करता है क्या है? ये है। अगर ये नहीं होगा तो सब बेकार है, ये नहीं होगा तो सब कह बेकार है। अब जो इनकी कमी से अगर ये ना हो, जैसे कि प्रीमेच्योर बेबी हो जाता है तो और उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम हो जाता है, पल्मोनरी एल्वेओलर प्रोटियोनोसिस हो जाता है, इसे पाप कहते हैं। वहीं पर नियोनेटल हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज होता है। तो इसके बारे में अगर तुम्हारा ये सर्फेक्टेंट क्या हो गया? डिक्रीज नहीं है या एब्सेंट है तो क्या होगा? डिक्रीज और एब्सेंट है तो क्या होगा? RDS हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मेकोनियम डिस्ट्रेस सिंड्रोम या मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम। तो मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम आप लिख लीजिए इसका, मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम। नियोनेटल और क्या होगा? नियोनेटल हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज हो जाएगा, पल्मोनरी एल्वेओलर प्रोटियोनोसिस हो जाएगा, पाप हो जाएगा। तो पल्मोनरी एल्वेओलर प्रोटियोनोसिस हो जाएगा, पल्मोनरी एल्वेओलर प्रोटियोनोसिस हो जाएगा, पाप हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ें हो जाएंगी। हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज हो जाएगा, यानी कि न्यूनेटल हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज हो जाएगा।
जो नियोनेटल हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज होता है, इसको जरा सा हम क्या करेंगे, कुछ इसके पॉइंट और चीज पता करेंगे इसके बारे में। तो अगला क्या है, नियोनेटल हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज। देखो जो मैचुरेशन ऑफ लंग होता है, मैचुरेशन ऑफ लंग होता है, उसमें पीजी बहुत ही अच्छा रोल निभाती है। वो फीटल लंग मैच्योरिटी को बताती है। अगर फास्फेटिडिल ग्लिसरॉल किसी लंग में प्रेजेंट है, यानी कि जो लंग है वो क्या है, मैच्योर है। अगर नहीं प्रेजेंट है यानी कि लंग मैच्योर नहीं है। और नियोनेटल हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज जब होती है जब लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन लेस देन 2:1 होता है। तो ये लिख लेना LRS। एल क्या है, लेसिथिन, एस क्या है, स्फिंगोमाइलिन। जो इसका रेशियो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा 2:1 से, 2:1 से लेस होगा तो क्या होगा, नियोनेटल हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज होगा। और जो पीजी होता है, फास्फेटिडिल ग्लिसरॉल, फास्फेटिडिल ग्लिसरॉल, फास्फेटिडिल ग्लिसरॉल, फास्फेटिडिल ग्लिसरॉल, फास्फेटिडिल ग्लिसरॉल अगर प्रेजेंट है मतलब कि लंग क्या है, मैच्योर है। ठीक है। और अगर ये नहीं प्रेजेंट है लंग में तो यानी कि लंग क्या है, इमेच्योर है। तो फेटल लंग मैच्योरिटी को कौन दिखाता है, फास्फेटिडिल ग्लिसरॉल। तो फेटल आप लिख लेंगे, फेटल लंग मैच्योरिटी, मैच्योरिटी इंडिकेटर भी है ना, तो ये इंडिकेटर की तरह काम करता है। ठीक है, फेटल लंग मैच्योरिटी इंडिकेटर तो हमारा फास्फेटिडिल ग्लिसरॉल। ये हो गया आप पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे सिफेलिन। सिफेलिन पढ़ेंगे दूसरा एग्जाम्पल, तो इसको रफ कर देते हैं। अब लिखते हैं, आप लोग लिखते रहिएगा क्योंकि अभी तो याद हो जाएगा, बाद में फिर आप भूल जाएंगे, रिवाइज नहीं करेंगे। तो अगला है सिफेलिन। तीसरा नंबर पे क्या है, सिफेलिन। सिफेलिन भी देखो सरफेक्टेंट पे अलग से शार्ट नोट आ सकता है। ठीक है, यानी कि फास्फेटिडिल जो तुम्हारा फास्फेटिडाइलिक कोलिन या लेसिथिन था उस पर शार्ट नोट आ सकता है। देखो ध्यान रखना, जो मैंने बताया था डाइपाल्मेटोइल, डाइपाल्मेटोइल फास्फेटिडिल कोलिन बताया था। तो डाइपाल्मेटोइल में वहाँ पे जो फैटी एसिड दो लगती है ना, जो दो फैटी एसिड लगती हैं ग्लिसरॉल पे, तो फैटी एसिड नहीं होती, जो फैटी एसिड होती है डाइपाल्मेटोइल फास्फेटिडिल कोलिन में, वो पाल्मेटोइल होती है, पाल्मेटोइल फैटी एसिड होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं सिफेलिन। सिफेलिन में होता है ग्लिसरॉल वही होगा, दो फैटी एसिड होगा, फास्फोरस होगा, फास्फोरस से लगा होगा इथानोलामाइन, और ये हेल्प करेगा कोगुलेशन में, प्रोथ्रॉम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है। तो इसमें क्या होगा, सिफेलिन में क्या होगा, ग्लिसरॉल तो होगा ही सब, बस दो फैटी एसिड तो होंगे ही, साथ में क्या होगा, फास्फोरस जुड़ा होगा, फास्फोरस से तुम्हारा क्या होगा, इथेनोलामाइन, इथेनोलामाइन होगा। ये तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करने में हेल्प करता है। इसलिए ये कोगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कौन, सिफेलिन। अगला तीसरा जो एग्जाम्पल है, चौथा, अब हम आएंगे चौथे एग्जाम्पल पे। चौथा एग्जाम्पल है फास्फेटिडिल आइनोसिटाल, फास्फेटिडिल आइनोसिटाल। इसमें भी वही होगा, ग्लिसरॉल होगा, फैटी एसिड होगा, और साथ में जो फास्फोरस से लगा हुआ ग्रुप होगा वो होगा मायो आइनोसिटाल। क्या होगा, मायो आइनोसिटाल। तो अगला है फास्फेटिडिल आइनोसिटाल, फास्फेटिडिल आइनोसिटाल। इसमें सेम होगा, वही ग्लिसरॉल होगा, प्लस दो फैटी एसिड होंगे, प्लस फास्फोरस से लगा हुआ यहाँ पर क्या होगा, मायो आइनोसिटाल। जो फास्फेटिडिल आइनोसिटाल होता है वो PIP2 के फॉर्म में रहता है, तो बायो मेम्ब्रेन में।
पिप 2 के फॉर्म में बायोमेम्ब्रेन में रहता है। जैसे पिप 2 का फुल फॉर्म है फास्फेटिडिल आयनोसिटाल बाइफास्फेट। फास्फेटिडिल आयनोसिटाल बाइफास्फेट। बाइफास्फेट इसको पिप 2 कहते हैं। क्या कहते हैं? पिप 2। ये पाया जाता है बायोमेम्ब्रेन में। प्रेजेंट इन बायोमेम्ब्रेन, और बायोमेम्ब्रेन में है तो कुछ काम कर रहा होगा अंदर बाहर ले जाने का, तो ये ट्रांसपोर्ट करवाता है सेकंड मैसेंजर की तरह। तो सेकंड मैसेंजर की तरह हेल्प करता है। तो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, जैसे कि IP3 DAG। इस रूप में एग्जाम्पल है IP3 DAG, आयनोसिटाइल फास्फेट और DAG। ये तुम्हारे सेकंड मैसेंजर की तरह काम करते हैं बायोमेम्ब्रेन में। तो ये हो गया फास्फेटिडिल आयनोसिटाल के बारे में। अब हम जाते हैं पांचवें एग्जाम्पल में। बहुत गर्मी है यार, पंखा बंद करना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे साथ रिकॉर्ड करते हैं तो आवाज़ आती है, इसलिए पंखा बंद कर देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पसीना होता है, पसीना हो जा रहा है, हाय गर्मी। अब अगला जो एग्जाम्पल है प्लाज्मोलोजन है। प्लाज्मोलोजन, इसमें भी ग्लिसरॉल होगा, 2 फैटी एसिड होगा, साथ में फास्फोरस के साथ में इथेनोलामाइन होगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर जो फैटी एसिड होगा वो ईथर लिंकेज द्वारा जुड़ा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ में डिफरेंट है। प्रेजेंट होगा ब्रेन में और मसल में। ठीक है, जो ब्रेन और मसल में बायोमेम्ब्रेन होगी उसमें प्रेजेंट होगा। तो इस पर प्लाज्मोलोजन इसमें भी वही होगा, ग्लिसरॉल होगा, 2 फैटी एसिड होगा ही, साथ में फास्फोरस के साथ में लगा होगा इथेनोलामाइन। साथ ध्यान देना जो फैटी एसिड होगा ये ईथर लिंकेज द्वारा जुड़ा होगा। प्रेजेंट होगा ये तुम्हारा बायोमेम्ब्रेन कोई अलग नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बायोमेम्ब्रेन इन ब्रेन एंड मसल। तो ये प्लाज्मोलोजन हो गया। अगला एग्जाम्पल छठवां देखते हैं। जो 6th एग्जाम्पल है वो है आपका स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड फिर से 3 चीज़ों में बढ़ गई है, फास्फोस्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड और सल्फोलिपिड या सल्फेटाइड। ठीक है, जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड है, सल्फोस्फिंगोलिपिड है, ये तुम्हारा नाइट्रोजन बेस इसमें नहीं होता है, तो नॉन नाइट्रोजन बेस वाली फास्फोलिपिड है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, सल्फोलिपिड या सल्फोटाइड्स इसे कहते हैं। और एक और होता है फास्फेटिडिल ग्लिसरॉल या कार्डियोलिपिन। ये तुम्हारा अगला एग्जाम्पल आएगा, जो कि लेकिन इसमें नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है, लेकिन 2 इसमें हम लिख देंगे, आप लोग नोट में लिख लेना कि इसमें 2 में नाइट्रोजन बेस नहीं होता है। तो अगला एग्जाम्पल है स्फिंगोलिपिड। अगला एग्जाम्पल क्या है? स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड, और स्फिंगोलिपिड में भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फास्फोस्फिंगोलिपिड यानी कि स्फिंगोमाइलिन एक एग्जाम्पल है फास्फोस्फिंगोलिपिड का। तो पहला है फास्फोस्फिंगोलिपिड का फास्फोस्फिंगोलिपिड। फास्फोस्फिंगोलिपिड और फास्फोस्फिंगोलिपिड का एग्जाम्पल क्या है? स्फिंगोमाइलिन। फास्फोस्फिंगोलिपिड का एग्जाम्पल है स्फिंगोमाइलिन। इतना गर्म लग रहा है, क्या बताएं यार, परेशान हो गए, पंखा नहीं चला सकते। स्फिंगोमाइलिन, ये माइलिन फॉर्मेशन करवाता है स्फिंगोमाइलिन, और इंसुलेटर की तरह, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह काम करता है नर्व्स में। जब फिजियोलॉजी में पढ़ाए हैं तो उसमें बताया है। ठीक है, माइलिन फॉर्मेशन करवाता है। लिपिड का
फार्मेशन करवाता है। लिपिड जो यानी कि लिपिड के जो राफ्ट होते हैं उनका फार्मेशन करवाता है, एपोप्टोसिस करवाता है। तो ये क्या करवाएगा, माइलिन फार्मेशन, लिपिड राफ्ट फार्मेशन और एपोप्टोसिस में हेल्प करता है। किसमें, एपोप्टोसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया फास्फोस्फिंगोलिपिड के बारे में। अब हम ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सेरेब्रोसाइड पढ़ेंगे। सेरेब्रोसाइड देखो, सेरामाइड और सेरेब्रोसाइड आपके वाइवा में पूछा जा सकता है। वाइवा में पूछ लेते हैं कि सेरेब्रोसाइड क्या है और सेरामाइड क्या है। ठीक है, तो स्फिंगोमाइसिन वो जो पहले शुरुआत में बताया है उसको ध्यान रखना। तो अब है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड जो होता है वो उसमें सेरामाइड प्लस ग्लूकोज होता है। सेरामाइड अगर जुड़ गया ग्लूकोज से तो ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड कहलाता है, अगर गैलेक्टोज से जुड़ा तो सेरेब्रोसाइड कहलाता है। तो सेरामाइड प्लस ग्लूकोज, इसमें क्या होता है, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। बी नंबर पे है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड तो सेरामाइड था। सेरामाइड क्या बताए थे हम फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन बताए थे कि उसको क्या कहते हैं, सेरामाइड। तो फैटी एसिड और प्लस स्फिंगोसिन को क्या कहते थे, सेरामाइड, जब वो एमाइड लिंकेज से जुड़ा हुआ था। अब यही अगर ग्लूकोज से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा तुम्हारा ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड, और गैलेक्टोज से जुड़ जाएगा तो गैलेक्टो सेरेब्रोसाइड बन जाएगा। तो सेरामाइड प्लस ग्लूकोज है या गैलेक्टोज है, अगर ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड, वहीं पर अगर गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड। अलग से कुछ मेरी शार्ट आंसर में पूछ सकते हैं कि सेरेब्रोसाइड क्या होता है, उस पर डिस्कशन करो, मतलब इन्यूमरेट द सेरेब्रोसाइड या सेरेब्रोसाइड पे कुछ पूछ सकते हैं ऐसे करके। तो ठीक है, सेरामाइड प्लस ग्लूकोज पे अगर ग्लूकोज जुड़ गया तो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड बनता है, गैलेक्टोज जुड़ गया तो गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड बनता है। अब एक होता है गैंग्लियोसाइड मोस्टली गैंग्लियोसाइड M3 होता है। अगर सेरामाइड में ग्लूकोज भी है और गैलेक्टोज में भी है और साथ में एक कंपाउंड आ गया नाना करते प्यार हाय में मरी, गैंग्लियोसाइड हो गया M3। तो जो नाना आ जाएगा, नाना क्या है, एन एसिटिल न्यूरामिक एसिड। अगर सेरामाइड प्लस मतलब कि सेरामाइड से जुड़ा हुआ है ग्लूकोज, साथ में जुड़ा हुआ है गैलेक्टोज, और इससे जुड़ गए नाना। क्यों जुड़ गए, नाना, तो नाना जुड़ेंगे तो इसे कहेंगे गैंग्लियोसाइड। क्या कहेंगे, गैंग्लियोसाइड। और गैंग्लियोसाइड ये जो यहाँ पर दिखाया गया हुआ है ये क्या है, M3 है। क्या है, गैंग्लियोसाइड M3। और ये नाना क्या है, एन एसिटिल न्यूरामिक एसिड, यानी कि न्यूरॉन से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। तो गैंग्लियोसाइड M3 तुम्हारा एन एसिटिल न्यूरामिक एसिड जब जुड़ जाता है, कम से कम एक जुड़ जाए नाना, कम से कम एक नाना हो जाके जुड़ जाए, सेरामाइड ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज गैलेक्टोज नाना, तो गैंग्लियोसाइड कहेंगे। गैंग्लियोसाइड तुम्हारा ये जो दिखाया हुआ है वो तुम्हारा M3 है, एन एसिटिल न्यूरामिक एसिड फुल फॉर्म है नाना का। ये तुम्हारा एग्जाम्पल हुआ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड का। अब हम अगला पढ़ेंगे सल्फोलिपिड या सल्फेटाइड्स। तो सी पर क्या है, सल्फोलिपिड और सल्फोलिपिड या सल्फोटाइड। बस इनमें केवल एक पॉइंट लिखना, ये तुम्हारा लिपिड स्टोरेज डिजीज से रिलेटेड है, इनके कारण से लिपिड स्टोरेज डिजीज होती है। तो लिपिड स्टोरेज डिजीज से रिलेटेड है। तो ये तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल। अब अगर नाइट्रोजन बेस, देखो इन दोनों में ध्यान रखना, लिख लेना इधर, इन दोनों में नाइट्रोजन बेस नहीं होता है, नो नाइट्रोजन बेस, इन दोनों में नाइट्रोजन बेस नहीं होता है। अब अगला एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं फास्फेटिडिल ग्लिसरॉल, जिसे कार्डियोलिपिड भी कहते हैं, और ये लास्ट होगा हमारा। पढ़ते रहो भैया, फर्स्ट ईयर में सोचो कि फर्स्ट ईयर में मजा करके आएंगे, उसके बाद में निकल जाएंगे तो आसान नहीं है। सेकेंड ईयर में फिर आपका
क्या होगा, डिप खाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर की कॉमन हो जाती हैं सेकेंड ईयर में, और वो जानते रहेंगे तो फिर जब आपकी न्यू मजबूत होगी तो आपको आगे राह बनाने में बहुत ही आसानी होगी कि जितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर दें ऊपर। लेकिन अगर आपकी न्यू ही कमज़ोर है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फास्फेटिडिल ग्लिसरॉल या कार्डियोलिपिन जिसे कहते हैं। फास्फेटिडिल पहले 7वां नंबर, 4वें नंबर पे क्या है, फास्फेटिडिल ग्लिसरॉल, इसे क्या कहते हैं, कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन इसलिए कहते हैं कि हार्ट फेलर में काम आता है। देखो तो ये सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ था, मायोकार्डियम से, यानी कि हार्ट से, इसीलिए इसका नाम क्या है, कार्डियोलिपिन। तो फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम हार्ट मायोकार्डियम, ठीक है। प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, घर बनाए रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, हार्ट फेलियर, मायोपैथी हो सकती है। तो ये था कुछ एग्जाम्पल। अगर इसका लेवल डिक्रीज होगा तब ये होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाएगा, हार्ट फेलर, मायोपैथी हो जाएगा, और एक और है हाइपोथायरिज्म हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या कंपोजिशन होता है वो देख लो। देखो एक और लिख लो यहाँ पे, क्या होता है, हाइपोथायरिज्म। अगर इसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज लेवल किसका, कार्डियोलिपिन का। कार्डियोलिपिन अगर डिक्रीज हो जाएगी, इसमें भी वही होगा, ग्लिसरॉल होगा, 2 फैटी एसिड होगा, साथ में ध्यान देना यहाँ पर 2 पीपी लगा होता है, 2 फास्फोरस लगा होता है ग्लिसरॉल से। तो इसका जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन क्या होता है, 1 ग्लिसरॉल तो पहले से लगा होगा, इसका डिटेल में देख लेते हैं। देखो CH2O एक से तुम्हारा एक फैटी एसिड आके जुड़ जाएगा, दूसरे से दूसरा फैटी एसिड, तीसरे से एक फास्फोरस, उसके बाद दूसरा फास्फोरस, और इससे फिर आके क्या जुड़ता है, ग्लिसरॉल, यानी कि CH2 CH2OH, ठीक है। तो इससे एक ग्लिसरॉल फिर आके जुड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ होता है कार्डियोलिपिन का, फास्फेटिडिल ग्लिसरॉल का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद। और लाइक जरूर कर दीजिए भाई साहब, लाइक कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यार।